संविधान की हमें क्या ज़रूरत होती है, ये विषय हमारे जीवन में उसी वक्त आता है जब देश आज़ाद होता है। पिछली वीडियो में हमने बताया था कि संविधान क्यों बनाया जाता है। मैं आपको उसके बारे में थोड़ा सा ब्रीफ में बता देता हूँ। जब देश आज़ाद होता है तो उसमें आज़ादी के अंतर्गत सभी लोगों का बराबर से भागीदारी होती है। सब लोगों ने अपने परिवारों को खोया होता है, धन संपत्ति या शरीर से लोगों ने योगदान दिया होता है। किसी की बेटा मरता है, किसी का भाई मरता है, किसी का पिता मरता है। बिना आहुति के और बिना खूनी बलिदान के कोई भी आज़ादी आज तक नहीं मिली है। इसीलिए सभी धर्म चाहते हैं, सभी धर्मों के लोग, सभी क्षेत्रों के लोग, सभी रंग भाषा के लोग ये चाहते हैं कि उनको आज़ादी के बाद पूरा मान सम्मान मिले, उनको भी हक और अधिकार मिले और शिक्षा, रोजगार और शासन, प्रशासन, न्यायपालिका, व्यवस्थापिका और कार्यपालिका ऐसी जो कोई संस्थाएं बने, उनके अंदर उनकी भागीदारी निश्चित हो। इसीलिए सभी धर्मों के लोग ये चाहते हैं कि हमारे धर्म की नीति और नियम सर्वश्रेष्ठ हैं और उसके आधार पर कानून बनना चाहिए, देश का संविधान बनना चाहिए। लेकिन ऐसे ही दूसरे धर्म के लोग भी चाहते हैं कि पूरा संविधान हमारे कानून, नियम, कायदों के अनुसार बनना चाहिए, क्योंकि वो ये समझते हैं कि हमारा धर्म, नियम, कानून, कायदे और जो हमारे रीति रिवाज, रूढ़ी वगैरह जो हैं वो श्रेष्ठ हैं, क्योंकि वो दूसरों के धर्मों के बारे में जानते नहीं, न उनके बारे में पढ़ते हैं, न उनसे कभी इतना तालमेल बैठा के रखते हैं, जिस वजह से वो एक दूसरे को इतना मान सम्मान दे पाएँ। लेकिन फिर भी वो एक दूसरे को इस आधार पर मान सम्मान जरूर देते हैं कि दूसरे के धर्मों के बारे में भी वो आदर और मान सम्मान से बातचीत करते हैं, दूसरे के धर्मों के लोगों को भी आदर सम्मान देते हैं, उनकी सुरक्षा, उनके प्रति जो नीतिगत रूप से जो जिम्मेदारियां होती वो फिर भी निभाते हैं। उनकी स्वतंत्रता का, उनकी निजता का और उनके जो भी आदर मान सम्मान की भावना होती है उसका पूरा ख्याल वो रखते हैं, उनको वो ठेस नहीं पहुंचाते। तो फिर विषय आता है, क्या हमें कोई ऐसा कायदा निर्माण करना चाहिए जिस कायदों को सभी लोग माने और सभी धर्मों के लोगों की मान्यताओं को उसमें शामिल कर लिया जाए, ताकि सभी को समान रूप से बेरोक टोक सभी हक और अधिकार मिलें, किसी के भी हक और अधिकार में कोई भी दूसरा खलल ना डाले, दखल ना दे। क्या ऐसा कायदा बनाया जाना चाहिए? बस इसी बात की ज़रूरत होती है कि संविधान बनाया जाए और यहीं से शुरू होती है आवश्यकता संविधान की। और इसी संविधान को हम कहते हैं देश का प्रधान कायदा या मुख्य कायदा। इसी कायदे के अनुसार सारे कायदे चलते हैं और इसी कायदे से निकलते हैं सभी कानून। और ये संविधान जब बनाया जाता है तो देश के तमाम नागरिकों के उत्थान के लिए बनाया जाता है और उसमें सबसे पहले जो संविधान की जिम्मेदारी होती है वो होती है सामाजिक समानता। संविधान का मुख्य उद्देश्य होता है कि सामाजिक समानता कायम की जाए और पूरा समाज चाहता है कि उनके लिए सामाजिक समानता कायम की जाए और इस बात की उनको बहुत ज़रूरत होती है। और इसी के लिए सबसे पहले उनमें आता है सबसे पहले आता है शिक्षा का विषय। शिक्षा का विषय जैसे आता है तो सब लोग चाहते हैं कि उनको समान शिक्षा मिले, उनके बच्चों को समान शिक्षा मिले, शिक्षा में कहीं पर भी भेदभाव नहीं हो, जाति, धर्म, लिंग, क्षेत्र, भाषा या और किसी आधार पर उनमें कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। और जो शिक्षा गरीब के बच्चे को दी जाए वही शिक्षा अमीर के बच्चे को दी जाए, जो अमीर के बच्चे को दी जाए वही गरीब के बच्चे को दी जाए। और उस शिक्षा का सिलेबस भी एक ही होना चाहिए, ताकि उस शिक्षा के आधार पर जब रोजगार लेने की बात हो, जब कोई कंपटीशन हो, जब कोई प्रतियोगिता हो, तो उस प्रतियोगिता में पूछे गए सवालों में कोई अंतर नहीं होना चाहिए। सवाल भी वही होने चाहिए जो सबके लिए होने चाहिए और जवाब भी वही होने चाहिए जो सबके लिए होने चाहिए। इसीलिए सभी के लिए एक समान सिलेबस तय होना चाहिए, जिसके आधार पर सब लोग अपना अपना शिक्षा का जो आधार है वो तैयार कर सकें और उसके आगे फिर वो रोजगारों में जा सकें। और इसके बाद आता है रोजगार। सभी लोगों को बिना जाति, धर्म, लिंग भेद के आधार पर उनको रोजगार मिलना चाहिए, सभी को रोजगार के अवसर प्रदान करने चाहिए। मैंने इससे पहले शिक्षा के बारे में बताया था। शिक्षा के बारे में एक बात और कहना चाहता हूँ। सभी जाति वर्ग के लोगों को, धर्म क्षेत्र के लोगों को, सभी को उनकी जनसंख्या के अनुपात में साधन मुहैया कराने चाहिए शिक्षा के लिए। उन शिक्षा के लिए इतना भी वो भी मुहैया कराना चाहिए
कि जो वर्ग कमज़ोर हैं उन कमज़ोर वर्गों के लिए विशेष प्रावधान करने चाहिए, ताकि दूसरे जो सुदृढ़ और ताकतवर वर्ग हैं, जो संपन्न वर्ग हैं, उनके बराबर वो लोग आ सकें और उन लोगों को शिक्षा के क्षेत्र में आगे लाया जा सके। जो कि बिल्कुल गरीब हैं, जो अपने बच्चों को नहीं पढ़ा सकते, बच्चों की पढ़ाई लिखाई का भार नहीं उठा सकते, उन्हें छात्रवृत्ति जैसे ऐसी सुविधाएं दी जानी चाहिए और उनको और भी अन्य सुविधाएं दी जानी चाहिए। यदि उनके खाने पीने की व्यवस्था नहीं है तो हॉस्टल वगैरह की व्यवस्था की जानी चाहिए, ताकि उनको भी शिक्षा का वो अधिकार जो दिया गया है वो उनको पूर्ण रूप से मिल सके और वो अपना जीवन सुधार सकें। और शिक्षा के क्षेत्र में और दूसरे प्रावधान भी करने चाहिए, जैसे कि कमज़ोर वर्गों के लिए हमने अभी बताया आपको SC/ST एक्ट वगैरह जैसे ऐसे आते हैं, ऐसे एक्ट होने चाहिए ताकि उनको पूरी सुरक्षा मिले। अब वापस आते हैं रोजगार पर। रोजगार का जो विषय है, सभी को समान रूप से रोजगार मिलना चाहिए, उनकी जनसंख्या के अनुपात में उनको रोजगार मिलना चाहिए और जो वैकेंसी जो निकलती है वो सभी वर्गों को उनकी जनसंख्या के अनुपात में बांट देनी चाहिए। सबसे पहला तो यह होना चाहिए कि जनसंख्या के अनुपात में ही रोजगार निकलने चाहिए। होता यह है कि जनसंख्या के अनुपात में कई बार रोजगार नहीं निकाले जाते तो आपस में मतभेद होते हैं, उनमें लड़ाइयाँ होती हैं, झगड़े होते हैं और वर्गवाद, क्षेत्रवाद, भाषावाद, लिंगवाद और न जाने क्या क्या जाति धर्म के आधार पर आपस में झगड़े पैदा किए जाते हैं। संविधान इस बात का आपको पूरा अधिकार देता है कि आप जनसंख्या के अनुपात में आप अवसर पैदा करें और ये सबके लिए ज़रूरी है ताकि सभी को बराबर से सुविधाएं मिल जाएं। और यदि किसी के पास रोज़गार नहीं है और रोज़गार नहीं लगा है तो फिर उन लोगों को एक सामाजिक सुरक्षा के तहत उनको रोटी कपड़ा और मकान की सुरक्षा जरूर मुहैया कराई जाए। कम से कम उनको स्टाइपेंड दिया जाए और मिनिमम रेंज पर जो आजीविका होती है, जो जीवन यापन करने का जो भत्ता होता है, वो उनको ज़रूर दिया जाना चाहिए। ये सामाजिक समानता के लिए ज़रूरी होता है और संविधान में ये आवश्यक होता है और ऐसा करना ज़रूरी है ताकि अराजकता ना फैले। और फिर आता है हमारा संपत्ति का अधिकार। सभी को अपने रोजगार के आधार पर जो कमाई है उनकी, उस आधार पर उनको संपत्ति का अधिकार मिलना चाहिए। संपत्ति खरीदने का अधिकार होना चाहिए और संपत्ति खरीदने में कोई भाषा, लिंग, जाति, धर्म या कोई क्षेत्र का पाबंदी नहीं होना चाहिए। जैसे कोई जयपुर का है तो दिल्ली खरीद सकता, जा करके दिल्ली का है तो कोई बॉम्बे खरीद सकता है। प्रॉपर्टी खरीदने के लिए कहीं पर भी कोई भी पाबंदी नहीं होनी चाहिए, किसी भी राज्य में जा करके वो खरीद सकता है। दूसरा, इसके बाद आता है अपना सुरक्षा। हमें अपना सुरक्षा करने का पूरा हक और अधिकार होना चाहिए। हालांकि यह है जिम्मेदारी सबसे पहले जो हमारी सरकार होती है वो सरकार की होती है, उसको हमारी सुरक्षा निश्चित करनी चाहिए। यदि हमारी सुरक्षा में कोई दिक्कत है, कोई परेशानी अचानक सरकार का या सरकारी डिपार्टमेंट का या कोई सुरक्षा की एजेंसी का उपलब्ध होना मुश्किल है, तो हमें अपनी सुरक्षा करने का अधिकार खुद को होना चाहिए। यहाँ तक कि अपनी जान बचाने के लिए हम दूसरों की जान लेने का हक और अधिकार भी हमें होना चाहिए और ये हर संविधान में होता है और भारतीय संविधान में भी ये है। अब हम आपको बताते हैं शिक्षा, रोजगार आदि वगैरह जितने भी इनके जो केंद्र बनते हैं, उन केंद्रों के अंदर सभी का रिकॉर्ड सुरक्षित रखा जाता है और सुरक्षित रखा जाना चाहिए। और जब कभी कोई वेरिफिकेशन होता है तो उस वेरिफिकेशन को वो कभी भी कोई भी आदमी अपने आप के दस्तावेज चेक करने के लिए आता है वहाँ पर, तो बाकायदा वो डिपार्टमेंट आपके दस्तावेज सही है या गलत, या वहाँ से लिए गए हैं या नहीं, इस बात की वेरिफिकेशन करके आपको देते हैं। इसीलिए आपको इस बात का ख्याल रखना चाहिए। इसीलिए हमें संविधान की ज़रूरत पड़ती है, शिक्षा के लिए, रोजगार के लिए, संपत्ति के अधिकार के लिए, सुरक्षा के लिए। इसके लिए हमें संविधान की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। ये सब अधिकार हमारे को बिना जाति, धर्म, लिंग भेद के आधार पर मिलना चाहिए। इसके बाद आता है हमारी स्वतंत्रता, हमारी आज़ादी। हमें कहीं पर भी आने जाने का हक और अधिकार होना चाहिए। जहाँ सार्वजनिक क्षेत्र हैं, सार्वजनिक जगह हैं, वहाँ पर हम बिना रोक टोक आ जा सकते हैं, कोई हमें रोके नहीं, हमारी निजता, हमारी प्राइवेसी में कोई दखल ना दे। इसका भी हमें ज़रूरत पड़ती है। इसका मतलब हमें शिक्षा की ज़रूरत पड़ी, रोजगार की ज़रूरत पड़ी, संपत्ति के अधिकार की ज़रूरत पड़ी, सुरक्षा के अधिकार की ज़रूरत पड़ी और स्वतंत्रता के अधिकार की ज़रूरत पड़ी। और ये सब के सब संविधान में ही शामिल किए जाते हैं। और इसके आगे हम बताते हैं आपको कि
इन सब को बनाने के लिए एक बहुत बड़ा ढांचा तैयार किया जाता है। उस ढांचे में सबसे पहले आती है व्यवस्थापिका, जो इन सभी हक और अधिकारों को देने के लिए कानून नियम कायदे बनाती है। और वो सब कानून नियम कायदे हमारे देश की जो चुनिंदा जो MP MLA होते हैं वो चुन करके वो बहुमत से प्रस्ताव पारित करके बनाते हैं। सबसे पहले एक बिल पास होता है, बिल पेश होता है, उस बिल को वो 2/3 बहुमत से पास करते हैं। यदि वो सबके हक और अधिकार में होता है तो उसे फिर 2/3 बहुमत से पास कर दिया जाता है और फिर उसको लागू करने की तिथि बता दी जाती है, किस दिन से वो उस राज्य में लागू होगा। उन कानून नियम कायदों को जो बनाती है व्यवस्थापिका, उनको लागू करने का काम कार्यपालिका करती है। और कार्यपालिका जब इन कामों को करती है तो उनके लिए उन नियम कायदों के लिए अलग अलग से डिपार्टमेंट बनते हैं, वहाँ पर ऑफिसर्स तैनात होते हैं, वहाँ पर सरकारी जो कर्मचारी वो तैनात होते हैं, वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार होता है और उसकी सुरक्षा का व्यवस्था होती है। और कुल मिलाकर के यह है कि आपके आने जाने की, उठने बैठने की और सभी व्यवस्थाएं वहाँ पर की जाती है। जैसे कि आपका शिक्षा का कानून है, उसके तहत आपको बाकायदा शिक्षा अधिकारी की कई बिल्डिंगें तय हुई है, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटियाँ बनी है और संपत्ति के अधिकार में जैसे कि आपके डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ बनी हुई है और रोजगार में रोजगार केंद्र वगैरह बने हुए हैं और उसके संबंध में कई डिपार्टमेंट बने हुए हैं जहाँ पर आपको रोजगार मिलता है। और सुरक्षा के मामले पर आप पुलिस थाने वगैरह बने हुए हैं और जहाँ आपात स्थिति पैदा होती है जैसे आगजनी वगैरह, उसके लिए बाकायदा दमकल विभाग वगैरह बने हुए हैं। ऐसे कई व्यवस्थाएं बनती हैं, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर भी संविधान के तहत तैयार किया जाता है और संविधान में ये हक और अधिकार, ये नियम कायदे तय किए जाते हैं जिसके अंतर्गत ये इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार होता है। इन कानून नियम कायदों को मैंने बताया है कि आपको व्यवस्थापिका तैयार करती है, लागू फिर इनको कार्यपालिका करती है। कार्यपालिका के तहत इन कानूनों के तहत बिल्डिंगें वगैरह इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया जाता है और फिर इन कानून नियम कायदों के तहत यदि कोई अपराध करता है या गलती से गलती करता है या इनके विरुद्ध कोई कानून गलती करता है या आम जनता के विरुद्ध कोई गलती करता है या अपराध करता है, किसी की संपत्ति को या जान माल के नुकसान करता है, तो उसको उसका न्याय दिलाने के लिए और निर्दोष को बचाने के लिए, दोषी को न्याय दिलाने के लिए और दोषी से निर्दोष को उसका हर्जा खर्चा दिलाने के लिए प्लस दोषी को सजा देने के लिए जो बनती है, जो डिपार्टमेंट बनता है वो होता है न्यायपालिका, जहाँ पर मजिस्ट्रेट से लेकर के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से लेकर के और हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट तय होती है, सुप्रीम कोर्ट तक जज बनते हैं और उनको बाकायदा सज़ा की व्यवस्था की जाती है। जो निर्दोष होता है उसको बरी किया जाता है और जो सज़ा के लायक होता है उसको सज़ा दी जाती है। यहाँ तक कि कईयों को फांसी भी दी जाती है। उनकी चल अचल संपत्तियाँ बेच करके जो निर्दोष आदमी का जो हर्जा खर्चा होता है उसको दिया जाता है। और इसके तहत ये जो व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका है, इनके तहत ही सारा देश चलता है। अब आप सोचिए, अगर व्यवस्थापिका जो कि कानून बनाती है, कार्यपालिका जो कि इन कानूनों को लागू करती है और यदि न्यायपालिका कानून तोड़ने वाले को सज़ा ना दे तो फिर देश की हालत क्या हो सकती है। तो इसका मतलब ये आप ज़रा सा इमेजिन करिए कि यदि संविधान ना हो तो क्या आप शिक्षा ले सकते हैं? क्या आपको कोई रोज़गार मिल सकता है? क्या कोई रोज़गार जो आज आप IAS IPS बन के बैठे हैं, बड़े बड़े अधिकारी बन के बैठे हैं, टीचर बन के बैठे हैं, डॉक्टर बन के बैठे हैं, इंजीनियर बन के बैठे हैं, आप व्यापारी हैं, आप छोटा मोटा धंधा खोल के बड़े छोटे मोटे एजेंसियाँ चला रहे हैं, रोड पे आप रेडी ठेला लगा के आप अपना रोज़गार चला रहे हैं, तो ये आपको नहीं मिलेगा। फिर आपको अगर संविधान में ये हक और अधिकार निश्चित नहीं किया जाए आपके रोज़गार का, तो आपको ये कोई नहीं मिलेगा। क्योंकि जो संविधान के बिना जिसकी लाठी उसकी भैंस वाला जो कहावत है वो चरितार्थ होगी और ताकतवर आदमी कमज़ोर आदमी को खा जाएगा, उठा ले जाएगा, उनकी बहन बेटियों से रेप करेगा, बदमाशी करेगा, गुंडागर्दी करेगा, उनको काट देगा, कोई सुनने वाला नहीं होगा। और कई बार जब संविधान बन जाता है और संविधान लागू नहीं करते या संविधान को पूर्णतः लागू नहीं करते या फिर एक ही समाज के लोग जब सत्ता पे कैसे न कैसे काबिज हो जाते हैं, तब भी ये स्थिति पैदा होती है। जो आज की स्थिति है वो इसी तरीके से है कि एक ही सत्ता के, एक ही समाज के लोग सत्ता पर काबिज हो गए और वो आज संविधान को नहीं मान रहे और संविधान के
बस सिर्फ संविधान का दिखावा करते हैं, बाकी वो मनुस्मृति से चल रहे हैं। और उनका जिसकी लाठी उसकी भैंस वाली स्थिति हो गई। वो नीचे से लेकर के ऊपर, मतलब एक गरीब मजदूर के लेवल से लेकर के और राष्ट्रपति तक जहाँ तक पहुँच गए स्थिति है, उस स्थिति तक वहाँ तक यही है कि कानून न्याय व्यवस्था नाम की कोई चीज़ आज की डेट में नहीं रही है। और सुरक्षा व्यवस्था का मामला बिल्कुल बिगड़ा हुआ है, जैसे तैसे करके देश चल रहा है। आप ये अंदाज़ा लगाइए कि संविधान ना हो तो आपका क्या हाल हो। संविधान के होते हुए जब ये हाल है तो संविधान ना हो तो आप लोगों को क्या हाल हो। एक बार SC/ST एक्ट को जरा सा हटाया था तो देश में क्या बवाल मचा, और SC/ST के लोगों को कितना बुरी तरह से काटा पीटा गया, उनको कितना नुकसान हुआ उनका, और उनके बुरे हालात कर दिए। और देर सवेर आज भी यही हालात है। और आज संविधान के होते हुए और जो लोग संविधान को नहीं मान रहे, जो सरकार में बैठे हुए हैं, जो EVM से चुन करके गए हैं, उन लोगों को आपके मताधिकार का, आपके मत की कोई वैल्यू ही नहीं है अब आपकी, क्योंकि EVM में गड़बड़ी करके वो लोग जीत जाते हैं, सरकार बना लेते हैं, और बना करके वो आज आपकी कोई कदर नहीं कर सकते। वो नहीं करते हैं, नहीं करेंगे, क्योंकि जो वोट पड़ता था बैलेट पेपर पर उसमें ये पता रहता था कि भाई ये वोट फला व्यक्ति को दिया गया, फला व्यक्ति के पक्ष में गिना जाएगा। लेकिन आज की डेट में EVM में कैसे भी गड़बड़ी की जा सकती है, कैसे भी करके ऊपर नीचे करके किसी को भी जिताया जा सकता है। जैसे कि एक आदमी को दी गई कॉल किसी दूसरे को फॉरवर्ड की जा सकती है, ठीक उसी तरीके से आपका जिस व्यक्ति को वोट डाला गया है वो वोट किसी और को फॉरवर्ड करके जिताया जा सकता है। अर्थात आम आदमी की अब सरकार की नज़र में कोई कीमत नहीं रही है। आज के स्थिति में जो लॉकडाउन हुआ है, उस लॉकडाउन से आपको पता लग सकता है कि देश की क्या हालत चल रही है। उस लॉकडाउन में इतनी अव्यवस्थाएं की गई है कि उस अव्यवस्था से आप लोग सिहर जाएंगे, घबरा जाएंगे। दरअसल ये सारी सरकार की तरफ से, सरकार की नीतियों की तरफ से फैलाई गई अव्यवस्थाएं हैं, जिसके अंदर सबसे पहले तो जो लोगों में आई वो बेरोजगारी आई, वहाँ पर बंधुआगिरी आई, जैसे तैसे करके अपनी जान बचा करके वहाँ से निकले, क्योंकि वहाँ पर खाने पीने को कोई साधन मुहैया नहीं कराया गया। वहाँ निकले तो रोडों पर आए तो हजारों मील उनको पैदल चलना पड़ रहा है। उनमें कई लोग मर भी गए, और कोरोना के नाम पर जो उनका इलाज होना चाहिए था लोगों का, वो इलाज तो किया नहीं और एक नई बीमारी और फैला दी। ऐसा लगता है कि लॉकडाउन के नाम पर और कोरोना के नाम पर लोगों को बेरोजगार चला के किया गया है, और चला करके उनके रोजगार छीने गए हैं, चला करके उनकी बची हुई धन संपत्ति वो ख़त्म करना चाहते हैं, और चला करके भुखमरी फैलाने का एक बहुत बड़ा प्लान बनाया गया है, ताकि उस भुखमरी के बाद यदि आप सहायता मदद लेने की आप सरकार से आशा लगाएं, और आप ये चाहें कि सरकार आपकी सहायता करे, आपको रोटी दे, खाना दे, आपकी सुरक्षा करे, तो आपके सभी कागजात आपसे पूछे जाएंगे कि आपके पास क्या क्या कागजात हैं कि आप ये देश के नागरिक हैं। तो इसी बहाने फिर आपके NPR, NRC और CAA होगी। आपसे आपका आधार कार्ड पूछा जाएगा, आपके अन्य दस्तावेजात पूछे जाएंगे, और इस आधार पर आपके हो सकता है आपका वोटिंग अधिकार भी छीन लिया जाए, क्योंकि इस टाइम पर जो मजदूर चढ़ गया है, परेशान होकर के जो सरकार के प्रति जो उसका रवैया बदल चुका है। अब सरकार भी ये जानती है कि यदि यह रवैया ऐसा ही रहा तो अब हमें सत्ता में आने में बड़ी दिक्कतें होगी, हो सकता है हम सत्ता में ना आए। और संविधान के न होते हुए जो बुरे हालात हो सकते थे, वो बुरे हालात आज की डेट में संविधान के होते हुए भी है, क्योंकि संविधान को न मानने वाले लोग ज़्यादा बैठे हुए हैं, और अपनी जातिगत रूप से स्वार्थ सिद्ध करने वाले लोग आज सरकार में ज़्यादा बैठे हुए हैं, वो नीचे से लेकर ऊपर तक भरे हुए हैं। इसीलिए मैंने आज आपको संविधान की उपयोगिता समझाने के लिए भी वीडियो बनाया है। संविधान की क्या उपयोगिता है, आज हम लड़ पा रहे हैं तो संविधान की ताकत की वजह से लड़ पा रहे हैं, क्योंकि संविधान के तहत हमने शिक्षा ली, रोजगार लिया, थोड़ी धन संपदा हमारे पास आई, और उस धन संपत्ति के आधार पर हमें स्वतंत्रता का जो अधिकार जो हमने इस्तेमाल किया, उस स्वतंत्रता और आज़ादी को हम समझ सके हैं। हमारे पास धन संपत्तियाँ हैं, और जो रोजगार है उसके आधार पर जो भी हमारी संपन्नता है, समझ है, बुद्धि है, ज्ञान है, उसके आधार पर आज हम लड़ रहे हैं। और अगर ये ना होता तो हम सरकार की और एक जातिगत लोगों के जो फैसले हो रहे हैं उनको हम समझ ही नहीं पाते। अत्याचार क्या होता है उसकी डेफिनेशन हम लोग तय नहीं कर पाते, उनकी परिभाषा तय नहीं कर पाते, और इन लोगों को हमें इन लोगों का क्या करना चाहिए ये हम समझ नहीं पाते। और आज हम इस बात को पूरा महसूस कर रहे हैं कि सभी वर्गों के जनसंख्या के अनुपात में शासन और प्रशासन में प्रतिनिधित्व होना चाहिए था, जो कि नहीं है, जो कि संविधान के अंतर्गत बाकायदा तय किया गया है।
SC ST OBC के लिए बाकायदा रिजर्वेशन तय किया गया है। उस रिजर्वेशन के आधार पर भी आज की डेट में शासन और प्रशासन में और न्यायपालिका में न तो उनके जनसंख्या के अनुपात में उनका प्रतिनिधित्व है और न ही पहले था। और इसीलिए अब ये कहा जा रहा है और ये कहा जाना चाहिए और समय की मांग भी यही है कि सभी वर्गों को उनकी जनसंख्या के अनुपात में शासन में, प्रशासन में, न्यायपालिका में सभी के अंतर्गत उनको प्रतिनिधित्व दिया जाना चाहिए। अर्थात शासन के अंदर उनके अधिकारी कर्मचारी होने चाहिए, व्यवस्थापिका के अंदर लोकसभा और राज्यसभाएं और विधानमंडल के अंतर्गत जो भी विधानसभाएं हैं राज्यों की, उन सभी के अंतर्गत भी जनसंख्या के अनुपात में सभी वर्गों के प्रतिनिधित्व होने चाहिए, MP MLA होना चाहिए। वैसे ही न्यायपालिका के अंतर्गत, न्यायपालिका में सबसे पहले तो ये कॉलेजियम सिस्टम को ख़त्म कर देना चाहिए। बाकी नीचे से ही प्रमोट होकर के ऊपर जजेज जाएं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ताकि उनको कानून नियम कायदे का नीचे से लेकर ऊपर तक का उनको नॉलेज होती है और वो उस कानून व्यवस्था को संभाल सकते हैं। जिस आदमी को ट्रायल कोर्ट का नॉलेज नहीं है वो हाई कोर्ट में डायरेक्ट चला जाए तो बताइए वो कैसे फैसले करेगा, नीचे क्या चला क्या नहीं चला वो कैसे अंदाज़ा लगाएगा, और नीचे की फाइलों को वो बहुत कम पढ़ पाते हैं। इसीलिए मेरा ख्याल है कि कॉलेजियम सिस्टम को भी बिल्कुल ख़त्म कर देना चाहिए और नीचे से प्रमोट होना चाहिए। और सभी वर्गों के जनसंख्या के अनुपात में भी यहाँ पर अधिकारी भर्ती होने चाहिए। सभी जजेज, जितने भी जजेज की वैकेंसी निकलती है, जिसकी जितनी जनसंख्या भारी, जैसे SC ST का रिजर्वेशन है, जैसे OBC का रिजर्वेशन, वैसे ही माइनॉरिटी को भी उसकी जनसंख्या के अनुपात में रिजर्वेशन मिलना चाहिए। क्योंकि इस रिजर्वेशन की, इस प्रतिनिधित्व की कमी की वजह से आज माइनॉरिटी पर बहुत बड़े अत्याचार हो रहे हैं। उनके हक और अधिकार को देखने वाला कोई भी नहीं है, न आम जनता में से है, न और कोई है, न ऊपर कोई है। क्योंकि न तो उनकी न्यायपालिका में कोई बोलने वाला है, न कार्यपालिका में कोई सुनने वाला है, और ना ही जो व्यवस्थापिका है वहाँ पर कोई सुनने वाला, न कोई नियम कायदों पर ध्यान देने वाला है। जो भी हैं सब सरकारी गुलाम हैं, और इन गुलामों की गुलामी ख़त्म करने के लिए या फिर इन गुलामों से जो सरकार समाज को जो नुकसान हो रहा है उस नुकसान से बचने के लिए सभी वर्गों की जनसंख्या के अनुपात में शासन, प्रशासन और न्यायपालिका में प्रतिनिधित्व होना चाहिए। और ये होना ही चाहिए, तब जा कर के हमारा समाज एक विकास की मुख्य धारा में सभी वर्गों को लेकर के आ पाएगा। हमारा देश, यदि अगर हम हमारे देश के बारे में अगर विकास की आशा करते हैं तो सभी वर्गों का विकास तभी होगा तब जब सभी वर्गों के प्रतिनिधि चुन करके जाएंगे, सभी वर्गों के अधिकारी और कर्मचारी कार्यपालिका में होंगे, और सभी वर्गों के न्यायिक कर्मचारी और जो क्या नाम है जजेज वगैरह हैं, नीचे कोर्ट से लेकर के, ट्रायल कोर्ट से लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक, वो जजेज ऊपर भर्ती होंगे। नीचे से लेकर ऊपर तक जब भर्ती होंगे तब जा कर के उनकी सुनवाई होगी। आज का वीडियो यही था।